कानपुर से 40 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा है बिल्हौर। इस कस्बे से सटा एक गांव है दसा निवादा, जहां छिद्दू का परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी रमा के अलावा 2 बेटे सतीश, नेमचंद्र तथा 2 बेटियां विजयलक्ष्मी और पूनम थी। विजयलक्ष्मी को ज्यादातर शबनम के नाम से जाना जाता था। छिद्दू गरीब किसान था। उसके पास नाम मात्र की जमीन थी। वह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। खेती किसानी में उसके दोनों बेटे भी सहयोग करते थे। तीखे नए नक्श और गोरी रंगत वाली विजयलक्ष्मी उर्फ शबनम छिद्दू की संतानों में सबसे सुंदर थी। समय के साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसके सौंदर्य में निखार आता जा रहा था। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नए नक्श, गुलाबी होंठ और कंधों तक लहराते बाल किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकते थे। अपनी खूबसूरती पर शबनम को भी बहुत नाज था। यही वजह थी कि जब कोई लड़का उसे चाहत भरी नजरों से देखता तो वह उसे इस तरह से घूर कर देखती मानो खा जाएगी। उसकी टेढ़ी नजरों से ही लड़के उसे डर जाते थे, लेकिन कुलदीप शबनम की टेढ़ी नजरों से जरा भी नहीं डरा। कुलदीप का घर शबनम के घर से कुछ ही दूरी पर था। उसके पिता देवी गुलाम खेती बाड़ी करते थे। उनकी संतानों में कुलदीप सबसे छोटा था। वह सिलाई का काम करता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं तो बुरी भी नहीं थी। अच्छे कपड़े पहनना और मोटरसाइकिल पर घूमना कुलदीप का शौक था। शबनम तन मन से जितनी खूबसूरत थी, उतना ही वह पढ़ने लिखने में भी तेज थी। बिल्हौर के बाबा रघुनंदन दास इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास करके उसने 11वीं में दाखिला ले लिया था। अपने काम धाम और स्वभाव की वजह से वह अपने माँ बाप की आंखों का तारा बनी हुई थी। शबनम के कॉलेज आने जाने में ही कुलदीप की निगाह शबनम पर पड़ी थी। पहली बार में वह उसकी ओर आकर्षित हो गया था। वह उसे तब तक देखता रहता था जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि कुलदीप ने शबनम को पहली बार देखा था। इसके पहले भी उसने शबनम को कई बार देखा था, लेकिन तब और अब में जमीन आसमान का अंतर था। शबनम कुलदीप के मन को भाई तो वह उसका दीवाना हो गया। उसके कॉलेज आने जाने के समय वह रास्ते में खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। शबनम उसे दिखाई दे जाती तो वह उसे चाहत भरी नजरों से देखता रहता, लेकिन शबनम थी कि उसे भाव ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। हर पल उसके मन में शबनम ही छाई रहती थी। यहाँ तक कि उसका मन सिलाई के काम में भी नहीं लगता था। उसके मन की बेचैनी तब और बढ़ जाती थी जब शबनम उसे दिखाई दे जाती। जब कुलदीप के लिए शबनम के करीब पहुंचने की तड़प बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने शबनम के भाई सतीश से दोस्ती कर ली और मिलने के बहाने उसके घर आने जाने लगा। सतीश के घर पर कुलदीप बातें भले ही दूसरों से करता था, लेकिन उसकी नजरें शबनम पर ही जमी रहती थी। जल्दी ही इस बात को शबनम ने भी भांप लिया। कुलदीप की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर शबनम का मन भी विचलित हो उठा। वह भी अब कुलदीप के आने का इंतजार करने लगी। जब कुलदीप आता तो उसके पास ही मंडराती रहती। दोनों ही एक दूसरे का सामीप्य पाने के लिए बेचैन रहने लगे। कुलदीप की चाहत भरी नजरें शबनम की नजरों से मिलती तो वह मुस्कुराकर मुंह फेर लेती। कई बार वह तिरछी नजरों से देखते हुए कुलदीप के आगे पीछे चक्कर लगाती रहती। शबनम की कातिल निगाहों और मुस्कान से कुलदीप समझ गया कि जो बात उसके मन में है वही शबनम के मन में भी है। फिर वो अपनी बात शबनम से नहीं कह पा रहा था, जबकि शबनम पहल करने से कतरा रही थी। सोच विचार कर कुलदीप ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वह शबनम से अपने दिल की बात कह सके। यह सच है कि चाह को राह मिल ही जाती है। आखिर एक दिन कुलदीप को मौका मिल ही गया। शबनम को अपने घर में अकेली पाकर कुलदीप ने कहा, शबनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर बुरा न मानो तो मैं अपने मन की बात कह दूं। बात ही कहनी है तो कह दो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। शबनम नजरें चुराते हुए बोली। शायद उसे एहसास था कि कुलदीप क्या कहने वाला है। शबनम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। कुलदीप नजरें झुकाकर बोला। हर पल तुम्हारी सूरत मेरी नजरों के सामने घूमती रहती है। कुलदीप की बात सुनकर शबनम के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। वह शर्माते हुए बोली, कुलदीप, जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शबनम का जवाब सुनकर कुलदीप ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम्हारे मुंह से यही बात सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। शबनम कॉलेज के लिए निकलती तो कुलदीप सड़क पर मोटरसाइकिल लिए उसका इंतजार करता मिलता। शबनम के आते ही वह उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कॉलेज छोड़ आता। शबनम जब कुलदीप की मोटरसाइकिल पर बैठती तो उसके किशोर मन की कल्पना के घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ने लगते। उसे लगता जैसे कुलदीप ही उसके सपनों का राजकुमार है और वह उसके साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर सपनों की दुनिया में जा रही है। कुलदीप उसे बाइक से कॉलेज छोड़ने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था। शबनम को भी उसका साथ माने लगा था। शबनम बाइक से उतरकर जब उसे थैंक्स कहती तो कुलदीप का दिल खुश हो जाता। इसकी की आग दोनों ओर बराबर भड़क रही थी। धीरे धीरे कुलदीप और शबनम के बीच की दूरियां सिमटने लगी थी। अक्सर तन्हाइयों में होने वाली दोनों की मुलाकातें उन्हें और ज्यादा नजदीक लाने लगी थी। कुलदीप अब शबनम को तोहफे भी देने लगा था। एक रोज
कुलदीप शबनम के लिए एक कीमती सलवार सूट लेकर आया। सलवार सूट देखकर शबनम खुशी से झूम उठी। उसने चहकते हुए पूछा, इतना महंगा सलवार सूट क्यों लाए? कीमती आभूषण पर महंगा नगीना ही सजता है शबनम। कुलदीप ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे आगे इस सूट की कीमत कुछ भी नहीं है। कुलदीप अपना चेहरा उसके एकदम करीब ले आया। शबनम के होंठ कपकपाने लगे, निगाहें हया से झुक गई। उसने कांपते शब्दों में पूछा, मैं तुम्हारे लिए इतना मायने रखती हूँ? हाँ शबनम। कुलदीप की सांसें उसके चेहरे से टकराने लगी। तुम मेरे लिए मेरी सांसों से ज्यादा मायने रखती हो। मैं दिल हूँ, तुम धड़कन। मैं दिया, तुम बाती। तुम फूल, मैं खुशबू। कहने के साथ ही उसने शबनम का चेहरा ऊपर उठाया। शबनम उसकी बातों से मदहोशी के आलम में आ चुकी थी। खुशियों भरी लज्जा से उसकी आंखें बंद हो गई थी। कुलदीप ने चेहरा झुकाकर शबनम के होंठों को चूम लिया। सांसों से सांसें मिली तो शबनम की मदहोशी बढ़ गई। उसने कुलदीप को रोका नहीं, बल्कि उससे लिपट गई। फिर तो तन से तन मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों सारी मर्यादाएं तोड़कर एक दूसरे की बाहों में समा गए। एक बार दोनों ने वासना की दलदल में कदम रखा तो उनकी भावनाएं, उनकी चाहत, सामाजिक मर्यादाएं सब उस दलदल में डूबते गए। घर के बाहर जहां भी मौका मिलता वे शरीर की आग शांत करने लगे। कुलदीप शबनम के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसकी हर डिमांड पूरी करने लगा। बात करने के लिए उसने शबनम को महंगा मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया। रिचार्ज का पैसा भी शबनम उसी से लेती थी। इसके अलावा कपड़े, फीस और उसके अन्य खर्चे भी कुलदीप ही उठाने लगा। एक रोज शबनम ने कुलदीप से एक अजीब पेशकश की। उसने प्यार के क्षणों में कहा, कुलदीप मुझे बाइक चलाना सिखा दो। मैं भी तुम्हारी तरह फराटे भरकर बाइक चलाना चाहती हूँ। बाइक मर्द चलाते हैं, औरतें नहीं। कुलदीप ने शबनम को समझाया, लेकिन वह जिद पर अड़ गई। अंततः कुलदीप को शबनम की बात माननी पड़ी। वह उसे बाइक चलाना सिखाने लगा। कुलदीप की मेहनत और शबनम की लगन काम आई। कुछ ही दिनों में वह सचमुच फर्राटे भरते हुए मोटरसाइकिल चलाने लगी। उसने लाइसेंस भी बनवा लिया था। इसके बाद उसने कुलदीप के सहयोग से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद ली और उसी से कॉलेज आने जाने लगी। अब तक कुलदीप और शबनम के प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। उड़ते उड़ते ये खबर शबनम के माँ बाप के कामों में पड़ी तो सुनकर रमा और छिद्दू सन रह गए। उस दिन शबनम घर आई तो रमा उसे अलग कमरे में ले जाकर बोली, शबनम तुम पर मैं बहुत भरोसा करती थी, लेकिन तुमने अभी से अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। बता कुलदीप के साथ तेरा क्या चक्कर है? माँ अगर जानना चाहती हो तो सुनो। कुलदीप और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं। शबनम ने विस्फोट किया तो छिद्दू और रमा समझ गए कि शबनम बेलगाम हो गई है। उसे समझाना आसान नहीं होगा। चूंकि सवाल इज्जत का था, सो शबनम के दो टूक जवाब देने के बाद रमा ने उसे समझाया। छिद्दू भी कुलदीप के पिता देवी गुलाम के घर गया और इज्जत की दुहाई देकर कुलदीप को समझाने के लिए कहा। देवी गुलाम ने आश्वासन दिया कि वह कुलदीप को समझाएगा। देवी गुलाम ने कुलदीप को समझाया भी, लेकिन उसने पिता की बात एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दी। परिवार वालों का विरोध बढ़ा तो शबनम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठी। उसने अपनी चिंता से कुलदीप को भी अवगत करा दिया था। उसने आश्वासन दिया कि वह किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। समय आने पर उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। वो उसे भगाकर नहीं ले जाएगा, बल्कि गांव में ही उसके साथ सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करके घर बसाएगा। शबनम को विश्वास दिलाने के लिए वह उसे मंदिर में ले गया और भगवान को साक्षी मानकर उसके साथ विवाह कर लिया। इस बात की जानकारी न तो शबनम के घर वालों को हुई और न ही कुलदीप के घर वालों को। कुलदीप को घर से पैसा मिलना बंद हो गया था। सिलाई की दुकान से उसे इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपना और शबनम का खर्च बर्दाश्त कर पाता। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने दिल्ली जाने का निश्चय कर लिया। इस बाबत उसने शबनम से बात की तो उसने सहमति दे दी। दरअसल शबनम को कुलदीप से ज्यादा पैसे से प्यार था। बिना पैसे से उसका काम नहीं चल सकता था। दिल्ली में कुलदीप का दोस्त अमर रेडीमेड कपड़ों के कारखानों में सिलाई का काम करता था। कुलदीप ने उससे बात की तो उसने उसे दिल्ली बुला लिया। दिल्ली आकर कुलदीप कारखाने में ज्यादा से ज्यादा सिलाई का काम करने लगा ताकि प्रेमिका के लिए पैसा जुटा सके। कुलदीप और शबनम में ज्यादा बातें रात में होती थी। शबनम कुलदीप से प्यार भरी बातें तो करती थी, लेकिन अपनी डिमांड पूरी करने का दबाव भी बनाती थी। कुलदीप यथाशक्ति उसकी डिमांड पूरी करने का प्रयास करता था। जो डिमांड अधूरी रह जाती वो उसे छुट्टी पर घर आकर पूरी करता था। कुलदीप को 2-4 दिन की ही छुट्टी मिलती थी। वो छुट्टी पर घर आता तो शबनम को हर तरह से खुश रखता था। उसकी डिमांड पूरी करता और शारीरिक सुख प्राप्त करके वापस चला जाता। समय बीतता रहा। शबनम अब तक इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी और बीटेक की डिग्री के लिए उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो मोटरसाइकिल से कॉलेज आती जाती थी। 20 वर्षीय शबनम तेज तर्रार युवती थी। वह न किसी से दबती थी और न किसी के सामने झुकती थी। कभी कोई युवक उस पर फप्तियां कसता तो वह बाइक रोककर उसे सबक सिखा देती थी। उसके गांव के लोग तो उसकी छाया तक से डरते थे। बीटेक की पढ़ाई के दौरान शबनम के आंतरिक संबंध बीटेक के कुछ छात्रों से बन गए थे।
वह उनके साथ घूमती फिरती और मौज मस्ती करती। दोपहर को वह एक युवक के साथ होटल या रेस्टोरेंट जाती तो शाम को किसी दूसरे के साथ। जल्द ही उसके चाहने वालों की फौज तैयार हो गई। चाहत के ऐसे ही फौजियों से उसकी आर्थिक व शारीरिक दोनों तरह की पूर्ति होने लगी। दरअसल कुलदीप के बाहर चले जाने के बाद वह पुरुष संसर्ग से वंचित रहने लगी थी। साथ ही उसे आर्थिक परेशानी से भी जूझना पड़ता था। इन्हीं आवश्यकताओं की वजह से उसके कदम बहक गए थे। शबनम ने जमकर मौज मस्ती की तो उसकी पढ़ाई में बाधा पड़ने लगी। इसका परिणाम यह निकला कि उसके 2 पेपर में बैक आ गई। खिन्न होकर शबनम ने बीटेक की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। इसके बाद उसने डिग्री कॉलेज से बीकॉम करने के लिए दाखिला ले लिया। शबनम पर घर वालों का कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपनी मर्जी से घर आती थी और अपनी मर्जी से जाती थी। उसकी भाभी दया अगर कभी उससे मजाक करती तो वह उसे करारा जवाब देती, भाभी पहले तुम बताओ मायके में कितने यार छोड़कर आई हो, फिर मैं बताऊंगी। शबनम भले ही गरीबी में पली थी लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले थे। वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी। वह तेज तर्रार ही नहीं, शरीर से भी हष्ट-पुष्ट थी। इसी के मद्देनजर वह पुलिस विभाग में नौकरी करने की इच्छुक थी। इसके लिए उसने प्रयास भी शुरू कर दिया था। सिपाही भर्ती में उसने आवेदन भी किया था लेकिन यह परीक्षा निरस्त हो गई थी। इधर शबनम ने जब नए दोस्त बना लिए और वह उनके साथ मौज मस्ती करने लगी तो उसने कुलदीप को दिल से निकाल दिया। अब उसका मन कुलदीप से उबने लगा था। प्रेमिका की यह फितरत कुलदीप समझ नहीं पाया। वह तो सपनों की दुनिया में जी रहा था। शबनम ने अब मोबाइल पर भी कुलदीप से बात करनी करीब करीब बंद कर दी थी। कुलदीप शबनम से बात करने की कोशिश करता तो वह उसका फोन रिसीव नहीं करती थी। कभी झुंझलाकर रिसीव भी करती तो कोई न कोई बहाना बना देती। कभी कॉलेज में होने का बहाना बनाती तो कभी रात अधिक होने या सिर दर्द का बहाना बनाकर फोन काट देती थी। कुलदीप की समझ में नहीं आ रहा था कि शबनम बेवफाई क्यों कर रही है। कुलदीप शबनम से बेइंतहा प्यार करता था। उसके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करता था। जब शबनम ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी तो वह परेशान रहने लगा। कारण जानने के लिए वो दिल्ली से अपने गांव आ गया। गांव में उसने गुप्त रूप से शबनम की बेरुखी के बारे में पता किया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि शबनम ने कई नए दोस्त बना लिए हैं जिनके साथ वह मौज मस्ती करती है। कुलदीप ने इन नए दोस्तों के बारे में शबनम से पूछा तो वह तुनक कर बोली, कुलदीप अब मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, उनसे मेलजोल स्वाभाविक है। तुम व्यर्थ में शक कर रहे हो। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। तो फिर मोबाइल पर बातचीत करनी बंद क्यों कर दी? कुलदीप ने शिकायत की तो शबनम बोली, तुम वक्त बेवक्त फोन करते हो। कभी मैं कॉलेज में क्लास में होती हूँ तो कभी रात को घर वाले कान लगाए रहते हैं, लेकिन अब तुम्हें शिकायत नहीं होगी। मैं तुमसे बात करती रहूंगी। शबनम ने अपनी चप्पल चाल से कुलदीप को संतुष्ट कर दिया। उसने 1-2 दिन कुलदीप के साथ मौज मस्ती की और अपनी जरूरत की चीजों की खरीदारी भी। इसके बाद कुलदीप वापस दिल्ली चला गया, लेकिन इस बार दिल्ली में उसका मन नहीं लग रहा था। वह रात दिन शबनम के फोन का इंतजार करता रहता पर शबनम फोन नहीं करती। कुलदीप फोन मिलाता तो वह रिसीव नहीं करती थी। शबनम से बात न हो पाने से कुलदीप परेशान हो गया। उसका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। कुलदीप समझ गया कि शबनम बेवफा हो गई। उसने नए यार बना लिए हैं जिनकी वजह से उसने उसे भुला दिया है। उसने सोच लिया कि अगर शबनम उसकी नहीं हुई तो वह उसे दूसरों की बाहों में भी नहीं झूलने देगा। कुलदीप दिल्ली से अपने गांव आ गया। यहाँ उसने एक अपराधी से संपर्क किया और उससे 315 बोर का तमंचा 6 कारतूस खरीद लिए। उसने तमंचा लोड करके सुरक्षित रख लिया। कुलदीप ने शबनम से मिलकर बात करने का काफी प्रयास किया लेकिन शबनम नहीं मिली। कुलदीप को शबनम के चचेरे भाई से पता चला कि वह कॉलेज गई है। यह जानने के बाद कुलदीप बाइक लेकर रोड पर पहुंच गया और शबनम के पास लौटने का इंतजार करने लगा। इसी लिंक रोड से गांव आने जाने का रास्ता जुड़ा था। कुलदीप को मालूम था कि गांव जाने के लिए शबनम इसी लिंक रोड से होकर गुजरेगी। इसी बीच कुलदीप ने अपने मोबाइल से शबनम से बात करने की कोशिश की लेकिन शबनम ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। इस पर कुलदीप ने शबनम के फोन पर कॉल मी मैसेज भेजा पर शबनम ने उसे फोन नहीं किया। लगभग 12 बजे कुलदीप को शबनम बाइक से आती दिखी। नजदीक आते ही उसने शबनम को रोक लिया। दोनों में एक फोन पर बात न करने को लेकर तकरार होने लगी। कुलदीप ने शबनम से कहा, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ, फिर भी तुम बेवफा बन गई। मुझे भूलकर यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। कुलदीप के इस आरोप से शबनम तिलमिला गई। वह कुलदीप को माँ की गाली देते हुए बोली, तू अपना खर्चा पूरा कर नहीं पाता, मेरा कैसे करेगा? चल भाग, नामर्द कहीं का। एक तो माँ की गाली, ऊपर से नामर्द कहना कुलदीप को नागवार लगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने कमर में खोसा हुआ तमंचा निकाला और शबनम की कनपट्टी पर लगाते हुए बोला, बेवफा बदजुबान, आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। शबनम कुछ सोच पाती इससे पहले ही कुलदीप ने ट्रिगर दबा दिया। धाए की आवाज के साथ शबनम का भेजा उड़ गया। खून से लथपथ होकर वह सड़क पर गिर गई। थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।